हेलो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशियबिलिटी का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, जिसमें हम वन साइडेड डेफिनेशन भी देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी, ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। देन देर इज़ वर्टिकल टेंजेंट, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर 1 में हमने डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी देखी थी, जो क्या थी, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड बोथ शुड बी इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, उसका एक और मतलब क्या होता है, किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट आनी चाहिए ऑफ फाइनाइट स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट हमने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। अब डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल का सेम वैसे ही मतलब है जैसे हमने कंटिन्यूटी में भी देखा था। तो कंटिन्यूटी में सबसे पहले हमने एक पॉइंट पे निकाला कि भाई फंक्शन को एक पॉइंट पे कंटिन्यूस कब बोलेंगे। फिर हमने क्या देखा, उसको एक्सटेंड किया था उस डेफिनेशन को इंटरवल के ऊपर। सेम मैं वो यहाँ पे भी करने वाला हूँ कि भाई डिफरेंशियबिलिटी को मैंने एक पॉइंट पे डिफाइन कर दिया, अब उसको हम एक इंटरवल के ऊपर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियबल। ठीक है, डिफरेंशियबल को शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, डिफेबल। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल a टू b। अब मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूँ सबसे पहले में। ठीक है, नेक्स्ट केस कौन सा लेंगे, एक इंटरवल ले रहे हैं ओपन वाला, नेक्स्ट केस लेंगे क्लोज वाला। ठीक है, तो एक फंक्शन को हम डिफरेंशियल बोलेंगे ऑन ओपन इंटरवल a टू b इफ एंड ओनली इफ एट ऑल पॉइंट्स x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू ओपन a टू b f ऑफ x इज डिफरेंशियबल। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब हो गया, कोई भी पॉइंट अगर आप इस इंटरवल के बीच में लेंगे, ए से बी के बीच में जो भी पॉइंट लेंगे, उन हर पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हर एक पॉइंट ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में, अगर आपके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो वो ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच ऊपर डिफरेंशियबल हो जाएगा। एंड पॉइंट पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ए पर आपको चेक नहीं करना है, बी पर चेक नहीं करना है, क्योंकि ए और बी पर क्या है, ओपन इंटरवल्स लगे हुए हैं। दूसरा, आप बोलेंगे कि सर हर एक पॉइंट पे कैसे चेक कर सकते हैं। हम एक्चुअली में हर एक पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है विच इज से फ्रॉम 0 टू x टू 1 इट इज x, ओके, एंड फ्रॉम 1 टू x टू 2 इट इज से एक्स स्क्वायर। ओके, सो इस फंक्शन को अगर आपको चेक करना है तो आप 0 से 1 में इसको चेक करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो 0 से 1 के बीच वाले इंटरवल में ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होगा। x रेज़ टू द पावर 2 1 से 2 के बीच में भी क्या होगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होगा। तो बेसिकली बचा क्या, बस आपको 1 पे चेक करना होगा जहाँ पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को कि अगर ओपन इंटरवल पे मेरे को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो लॉजिकली हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ पे चेक करेंगे, और जहाँ पे हमें डाउट होगा कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है, वहाँ पे चेक करेंगे। तो जो सिंपल फंक्शंस हैं उन वो तो हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशियबल होते ही हैं, या अपने डोमेन पे कंटिन्यूस डिफरेंशियबल होते हैं, तो उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इंटरवल वाला देखते हैं। नेक्स्ट इंटरवल है हमारे पास क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब मेरे को इस केस में देखना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल ए टू बी के लिए हम क्या बोलेंगे, एक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी के ऊपर डिफरेंशियबल कब होगा। तो पहला तो ये हो गया कि भाई एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल। ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए टू बी, तो ओपन इंटरवल पे तो पहले डिफरेंशियबल होना ही चाहिए भाई। अगर आप क्लोज ए टू बी पे चेक कर रहे हो तो ओपन इंटरवल ए टू बी पे तो डिफरेंशियबल होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट जो साथ में उसके जो हम पहले चेक कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट आपको साथ में क्या देखना पड़ेगा, ए पर और बी पर जरूर चेक करना पड़ेगा इसके साथ में। ठीक है, तो ए पर क्या होगा, अब ए देखिए जब आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है क्लोज इंटरवल ए टू बी के ऊपर, तो अंडरस्टूड है कि फंक्शन ए से पीछे तो डिफाइंड ही नहीं है, सिमिलरली बी से आगे डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या होगा, वन साइडेड डेफिनेशन पिक्चर में आएगी। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या होती थी, अगर आपको याद हो, जो डेफिनेशन थी हमारी डिफरेंशियबिलिटी की वो थी किसी पॉइंट पर एल एच डी एट एक्स इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी। अब इसको लिमिट की डेफिनेशन से और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो एल एच डी शुड बी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू एफ ऑफ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट। जो ये एल एच डी का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस शुड बी इक्वल टू फाइनाइट। ओके, नाउ मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरे को अगर ए पे चेक करना है, अब ए पर क्या है कि ए पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इस तरफ आपका फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। समझ पा रहे हो सब लोग, तो अगर आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो आपका एल एच डी आएगा ही नहीं,
तो उस डेफिनेशन में क्या होगा, जब LHD नहीं आएगा तो आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो हमारी डेफिनेशन अब क्या बन जाएगी कि भाई एट x इक्वल टू ए, अगर मेरे को फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलना है तो उसके लिए वन साइडेड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, RHD एट x इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तीनों में वन साइडेड डेफिनेशन है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर एट x इक्वल टू ए RHD राइट हैंड साइड से जो उसका डेरिवेटिव जो आ रहा है वो अगर फाइनाइट आ रहा है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, देन फंक्शन इज f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब ऐसे हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू बी। तो एट x इक्वल टू बी पे अब आप क्या देखेंगे, भाई बी पर क्या है, राइट हैंड साइड से फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी, LHD एट x इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू फाइनाइट। तो अगर ये हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू बी। बस ये ध्यान रखना है स्लोप आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। समझ आ गया इतना? तो क्लोज इंटरवल a टू b पे अगर हम चेक करेंगे तो a पर हम कब बोलेंगे, बीच में हर एक पॉइंट पे तो हमने चेक कर ही लिया जो अपनी प्रीवियस डेफिनेशन है, या जहाँ जहाँ पे भी आपका फंक्शन चेंज हो रहा होगा उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ पे चेक कर देंगे। a पर क्या हो जाएगी, वन साइडेड डेफिनेशन लग जाएगी, वो क्या है, a पर फंक्शन को डिफरेंशियल बोलेंगे अगर RHD हमारा फाइनाइट है, b पर फंक्शन को डिफरेंशियल बोलेंगे अगर LHD हमारा फाइनाइट है। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएबिलिटी को हमें चेक करना है ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर साइन इनवर्स x का ग्राफ अगर आप जानते हो, जो हमने ITF में देखा हुआ है, वो कुछ इस शेप का ग्राफ रहता है। ठीक है, 1 पर इसकी वैल्यू π/2 को अप्रोच करती है, सिमिलरली -1 पर इसकी वैल्यू -π/2 को अप्रोच करती है, तो इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव आता क्या है, तो उससे चेक करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अदरवाइज हमें फिर लिमिट के यूज़ से इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि हमें इसका डेरिवेटिव पता है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप साइन इनवर्स x का निकालेंगे वो आता है 1/√1 - x²। तो y डैश मेरे पास आ गया 1/√1 - x²। ठीक है, अब अगर इसको आप ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में तो डिफाइंड है, बट 1 और -1 पर डिफाइंड नहीं है। इसकी वैल्यू अगर आप 1 पर पुट करेंगे तो इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, सिमिलरली -1 पर भी अगर आप पुट करेंगे तो वो वाली वैल्यू किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो अगर मैं इसमें LHD एट x इक्वल टू 1 चेक करूंगा तो LHD जो 1 पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही हम चेक कर पाएंगे, तो ये वाली वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। सिमिलरली अगर मैं RHD एट x इक्वल टू -1 चेक करूंगा तो ये वाली वैल्यू भी हमारी जो होगी वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी स्लोप क्या है, इन्फिनिटी है, उसको हम वर्टिकल टेंजेंट बोलते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है। तो अगर क्वेश्चन आता है, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये क्वेश्चन आता है कि साइन इनवर्स x का 1 के ऊपर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, हाँ टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -1 यहाँ पर। ठीक है, बट अगर वो कोई बोलता है कि भाई वो डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x इज डिफरेंशिएबल ऑन x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -1 to 1। समझ आ गया? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आपको एक चीज़ तो ये क्लियर हो रही है कि भाई वन साइडेड डेफिनेशन भी लगेंगी। दूसरा हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि जो इस पर्टिकुलर केस में ये भी क्लियर हो रहा है कि -1 और 1 पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर हुआ? बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे वहाँ पे डेरिवेटिव की एक ही वैल्यू आएगी और ग्राफ भी स्मूथ है, तो वहाँ से भी हमें देखने पे समझ आ जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो बहुत जगह ना वो आपको बताएंगे नहीं, जैसे कई बार तो क्वेश्चन में ऐसे देंगे जहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा, उसमें से साइन इनवर्स x दे दिया तो वो 1 पे बताएगा नहीं है कि आपको वन साइडेड डेफिनेशन लगानी है, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि भाई इसका डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है, तो 1 के आगे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है,
अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। अगर आप पहले तो डोमेन देखो इसका ना, जैसे ये जो अंडर रूट एक्स है दिस विल बी डिफाइंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा वाला डिफाइंड होगा जब एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये कह रहा है एक्स माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हमारा जीरो से बड़ा होगा। तो अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है जीरो या जीरो से आगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो भी होगा ये जीरो या जीरो से आगे डिफाइंड है, जीरो के पीछे तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इस केस में अगर वो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करने को कह रहा है तो अंडरस्टूड है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो निकालेंगे। तो ये वन साइडेड डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट आ जाता है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो पे कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच, ये आपको पता होगा ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, एच टाइम्स ऑफ अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच प्लस वन, ठीक है। माइनस एफ ऑफ जीरो इज जीरो इंटू अंडर रूट ऑफ वन विच इज़ जीरो ओनली, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अब ये वाली वैल्यू तो जीरो तो हट ही गई, ये एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लिमिट लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जीरो माइनस वन। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, और जो कि फाइनाइट है इसलिए ये फंक्शन जीरो पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सो दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। समझ आ गया सबको ये बात भी, ठीक है। तो अगर आपका जो फंक्शन है वो वन साइडेड डिफाइंड है, दूसरी साइड पर डिफाइंड नहीं है, तो हमारी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, वन साइडेड हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज एल एच डी एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाइनाइट। इसका मतलब हो गया कि अगर एक फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, क्या है, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट है, इसका क्या मतलब हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो क्या इंप्लाई करेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है एट एक्स इक्वल टू ए। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का से कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अच्छा, इसकी रीजनिंग अब देख लेते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, से एट एक्स इक्वल टू ए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये मैंने आर एच डी लिख दिया। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच, ये मैंने एल एच डी लिख दिया। और ये दोनों वैल्यू हमारी किसके बराबर होंगी, फाइनाइट होंगी, ठीक है। अगर आप अब ध्यान से थोड़ा सा सोचो लिमिट के कंसेप्ट से कि भाई इसके डिनोमिनेटर में जीरो एच जो बैठा हुआ है वो जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है, और न्यूमरेटर भी हमारा जीरो को टेंड कर रहा है। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है वो जीरो को टेंड कर रहा है और न्यूमरेटर भी जीरो को टेंड कर रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर जीरो को टेंड ना करे तो क्या होगा। अब मान लो यहाँ पे जीरो को टेंड ना करके, अभी तो एच टेंडिंग टू जीरो पुट करोगे तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जीरो को टेंड कर रहा है ना, बट ऐसा हो सकता है कि जो न्यूमरेटर है वो जीरो को टेंड ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लो कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, देखना भी ध्यान से, ये ए है और ये आपका ए प्लस एच हो गया, ठीक है। तो ये जैसे ए वाला पॉइंट है और ये आपका ए प्लस एच हो गया और ये आपका ए माइनस एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए माइनस एच की वैल्यू मान लो 2 है और ए प्लस एच की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ए माइनस एच की वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर केस में एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू किसको जा रही है, 2 को जा रही है, और एफ ऑफ ए की वैल्यू किसको जा रही है, 3 को जा रही है। तो अब इस केस में क्या होगा कि एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस वन आ जाएगा। तो माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो किसको टेंड करने लग जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये फाइनाइट हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है तो न्यूमरेटर की वैल्यू भी जीरो को टेंड करेगी, तभी तो हमारी फॉर्म कौन सी बनेगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी ना। और जीरो बाय जीरो फॉर्म क्या आंसर देती है, फाइनाइट वैल्यू आंसर में देती है। तो ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर को आपको जीरो को टेंड कराना है तो उसका क्या मतलब होगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो होगा वो एफ ऑफ ए के बराबर आएगा,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे। सिमिलरली इसको भी अगर न्यूमरेटर को 0 को टेंड कराना है, क्योंकि अगर 0/0 होगा तभी फाइनाइट वैल्यू आ सकती है। अगर वो फाइनाइट हो गया तो फाइनाइट डिवाइडेड बाय 0 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये भी किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। इसका मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए 0 को जाएगा, तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए को जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या प्रूव कर रहा है, ये यही तो प्रूव कर रहा है कि जो आपका ग्राफ है वो ए पे कंटिन्यूस है। दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। नहीं समझ आया कैसे? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्लियर हो गया सबको? तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या इंप्लाई करती है, हमेशा कंटिन्यूटी। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर मेरा फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ एल एच डी इज इक्वल टू पी एंड आर एच डी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, एंड पी एंड क्यू जो है वो फाइनाइट वैल्यूज तो हैं बट बराबर नहीं है। मान लेते हैं P2 है और Q3 है, तो इस केस में क्या हो गया, एल एच डी हमारा 2 आ गया, आर एच डी 3 आ गया, तो दोनों बराबर नहीं है। तो क्या हो गया, फंक्शन पक्का से नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। तो एल एच डी 2 है, आर एच डी 3 है, तो पक्का से ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट बिकॉज एल एच डी इज़ फाइनाइट एज वेल एज आर एच डी इज़ फाइनाइट, तो इस फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कह रहे हैं कि भाई फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, एल एच डी एंड आर एच डी दोनों बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो समझ आ ही रहा है। बट अगर एल एच डी एंड आर एच डी दोनों फाइनाइट हैं और इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा बट कंटिन्यूअस उसको शॉर्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ मैं, एल एच डी एंड आर एच डी दोनों फाइनाइट हैं बट बराबर नहीं हैं। अगर बराबर होते तो क्या हो जाता, डिफरेंशिएबल भी हो जाता, कंटिन्यूअस भी हो जाता। अब एल एच डी एंड आर एच डी क्योंकि फाइनाइट हैं बट बराबर नहीं है, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा बट कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, ये सेम वही वाली थ्योरी होगी कि अगर आप एल एच डी चेक करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, ये वैल्यू फाइनाइट तभी आ सकती है, मान लो ये वाली वैल्यू अभी हम 2 मान रहे हैं, ये 2 तभी आ सकता है जब इसका न्यूमरेटर 0 को टेंड करे। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ ऑफ ए को टेंड करना ही चाहिए। सिमिलरली जो हमारा आर एच डी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, ये हमारा 3 को टेंड कर रहा है, ये इसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो ये तभी आएगी जब इसका न्यूमरेटर किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच हमारा एफ ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझो ध्यान से। ठीक है, तो इसमें केस में क्या होगा, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया, तो कंटिन्यूटी है ही, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सब चीज़ें हम क्यों ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कि एल एच डी फाइनाइट होगा, आर एच डी फाइनाइट होगा, बराबर नहीं होगा। अब होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब मान लो प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कंटिन्यूटी भी बताओ और डिफरेंशिएबिलिटी भी बताओ, तो कई बार क्या होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी से आपको जज करना पड़ेगा कि भाई ये ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, अगर मान लो एल एच डी और आर एच डी निकाला, दोनों ही फाइनाइट आ गए, बहुत बढ़िया, भाई डिफरेंशिएबल भी होगा और आपको पता चल गया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी है। और आपने ऐसा केस किया कि भाई एल एच डी आर एच डी निकाला और आपको क्या पता चल गया कि भाई एक 2 आ रहा है एक 3 आ रहा है, तो उससे भी क्लियर हो गया कि भाई नॉन डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूस है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर कोई एक फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, ये जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पर डिफरेंशिएबल हो। तो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी बट डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बता भी रहा था, भाई क्वेश्चन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। तो अगर आप कंटिन्यूटी चेक कर लोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी उसके बाद चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बट अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हो तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि भाई ये ग्राफ कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो जो मुश्किल प्रॉब्लम रहते हैं उनमें हम यही, अगर हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम बेटर रहता है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन पर ये वेरी करेगा चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब इसको भी समझते हैं। अभी तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे मॉड एक्स है आपके पास, मॉड एक्स को आप जानते हैं 0 के ऊपर, 0 के आगे ये एक्स होता है, 0 के पीछे क्या होता है, माइनस एक्स होता है। अब मॉड एक्स जो है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0।
कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे दो टेंजेंट आती हैं। 0 पर अगर आप इसकी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक तरफ से टेंजेंट की स्लोप 1 है और एक तरफ से टेंजेंट की स्लोप क्या है, -1 है, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। समझ रहे हो सब लोग? अच्छा, अब अगर आप सिंपल फंक्शन ले लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन ले लिया आपने। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस एट ऑल दी पॉइंट्स से x इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर कोई ग्राफ एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल हो। इसलिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को मेक श्योर नहीं करती। इसका डज नॉट इम्प्लाई का मतलब है कि कंटिन्यूटी अगर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज फंक्शन मस्ट बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो डिसकंटिन्यूटी है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है तो वो ये इंप्लाई कर देगा, क्या कर देगा कि फंक्शन जो होगा वो पक्का से नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दोबारा से सुनो, अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये पक्का से ये इंप्लाई कर देगा कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बना दिया यहाँ पे, 1 से पीछे जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है और 1 के आगे x प्लस 1 है। तो 1 से पीछे फंक्शन एक्स स्क्वायर है, 1 के आगे x प्लस 1 है, तो 1 पे अगर आप लिमिट चेक करोगे, LHL इसका 1 आ रहा है, RHL इसका 2 आ रहा है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, पक्का से ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब इसकी अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो, से LHD निकालो एट x इक्वल टू 1, LHD एट x इक्वल टू 1 क्या वैल्यू आएगी, देखो f ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये होगा ना LHD। अगर डिफरेंशिएबिलिटी होगी तो भाई LHD और RHD दोनों फाइनाइट ही आने चाहिए और बराबर भी आने चाहिए, तो हम LHD निकाल लेते हैं अकेला। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस h 1 के पीछे वाला फंक्शन लोगे, 1 माइनस h का होल स्क्वायर। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, इक्वालिटी इस पे लगी हुई है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाय माइनस h। अगर आप h टेंडिंग टू 0 डालने की कोशिश करते हो तो ये बनेगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 0, तो ये वाली वैल्यू हमारी प्लस इन्फिनिटी को जा रही है। इसका मतलब LHD इसका फाइनाइट ही नहीं है। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर हम राइट हैंड साइड से देखेंगे तो टेंजेंट तो आ जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट आएगा वो फाइनाइट स्लोप का नहीं आएगा, वो इनफाइनाइट स्लोप का आएगा। इसीलिए फंक्शन पक्का से क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने क्या बोला कि डिसकंटिन्यूटी हमेशा ये मेक श्योर कर देगी कि फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है कि भाई लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी किसी पॉइंट पे तभी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी कंटिन्यूअस ग्राफ हो सकता है कि वो ग्राफ वहाँ पे कंटिन्यूअस हो सकता है ना हो, बट कंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का से वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, कि डिसकंटिन्यूटी हमेशा क्या मेक श्योर कर देगी कि फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट में अब हम ग्राफ से डायरेक्टली कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी कुछ क्वेश्चंस में काम आ जाता है हमें। तो जैसे मान लो कि ये ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ में क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मान लेते हैं। ये a पर क्लोज है यहाँ पर, और यहाँ पर जंप करके ग्राफ चला गया, तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। ऑब्वियसली यहाँ पे ग्राफ जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल आएंगे क्योंकि ग्राफ में ब्रेक आ रहा है। तो डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये अभी हमने देखा था। ठीक है, बट अब मेरा कंसर्न ये है कि मैं ये वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि LHD फाइनाइट आएगा, RHD फाइनाइट आएगा, क्या आएगा। ठीक है, इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे LHD के लिए अगर आप चेक करोगे तो क्या डेफिनेशन होती थी, f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a बाय माइनस h। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू देखते हो तो a माइनस h की वैल्यू और a की वैल्यू आपस में एक ही वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ये वाली फॉर्म जो बनेगी वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि a माइनस h और f ऑफ a दोनों किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, सेम ही वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें जो LHD की वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आनी चाहिए। देखने पे समझ आ रहा है, प्रोवाइडेड वो ग्राफ में ऐसा ना हो, ग्राफ की शेप ऐसी ना हो कि वो जो शेप बन रही हो वो कुछ ऐसी वर्टिकल सी बन रही हो,
मतलब ऐसी वर्टिकल सी शेप नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि वहाँ पे जो टेंजेंट बने उसकी स्लोप इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो वो वर्टिकल सी नहीं बननी चाहिए। तो इस केस में तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ से जो टेंजेंट बनेगा वो इस एक स्लोप का बनेगा, जो कि एक्यूट एंगल स्लोप दिख रही है, तो उसकी स्लोप पक्का से फाइनाइट होगी, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। अब आर एच डी की देखते हैं। देखिए अब आर एच डी में क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच की ये वाली वैल्यू है और एफ ऑफ ए की वैल्यू ये वाली है, समझ रहे हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की बड़ी वैल्यू है और एफ ऑफ ए की छोटी वैल्यू है। तो आर एच डी क्या होता था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ दोनों केसेस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है ऑलरेडी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, कुछ पॉजिटिव मान लेते हैं, ये वाली वैल्यू से 4 है और ये वाली वैल्यू मान लेते हैं 3 है। तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एच। तो देखने पे समझ आ रहा है ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी प्रिसाइजली निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। उसका शॉर्टकट क्या है, आप शॉर्टकट समझना। ये जो स्लोप है, ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो आपको टेंजेंट मिलेगा। टेंजेंट ऐसे ही मिलता है ना, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जो अप्रोचिंग पॉइंट है उनको ज्वाइन कर दो। तो ये जो टेंजेंट है ये प्लस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये देख लो। वर्टिकल एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल होगा वैसे ही, क्योंकि बहुत ही क्लोज वैल्यूज हैं। बट ये एंगल अभी देखने पर क्या दिख रहा है, एक्यूट दिख रहा है, तो इसलिए इसकी स्लोप क्या जाएगी, प्लस इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। अब इसी शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस को, बाकी मैं उसको चेक भी करवा दूंगा। अब अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखेंगे, यहाँ पे आर एच डी हमारा फाइनाइट स्लोप का आएगा, तो आर एच डी की स्लोप पक्का से फाइनाइट होगी। और अगर हम एल एच डी को देखते हैं कि ये आपका एल एच डी वाला पॉइंट है, एफ ऑफ ए माइनस एच, ये एफ ऑफ ए है, इसको ज्वाइन करेंगे तो देखने पर प्लस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव स्लोप मिल रही है, इसलिए प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो मान लेते हैं जैसे ये वाली वैल्यू 3 है और ये वाली वैल्यू 4 है, तो एल एच डी की डेफिनेशन क्या होती थी, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4 डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो ये -1 बाय माइनस एच बनेगा, जिसकी वैल्यू आपकी प्लस इन्फिनिटी को जाएगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक और ग्राफ देखते हैं, इसमें देखते हैं, मतलब ये आपको ना एंगल देखने से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमारा अगर एंगल प्लस एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट डायरेक्शन में बन रहा है तो वो स्लोप प्लस इन्फिनिटी को जा रही होगी। अगर हमारा एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा होगा तो वो जो स्लोप होगी वो क्या जा रही होगी, माइनस इन्फिनिटी जा रही होगी, ठीक है। तो अब इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये चेंज करता हूँ इस डायग्राम को। तो मान लो इस पर्टिकुलर केस में मैंने जो पॉइंट है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो नीचे ले ली, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या बनेगा। अब हमारे पास क्या है, मान लो ये वाली वैल्यू आपकी 3 है, ये वाली वैल्यू आपकी 4 है और ये वाली वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो एल एच डी जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय, अगर ऐसे डाउट होता है तो आप वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उससे भी, ठीक है। इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ए माइनस एच की वैल्यू कितनी जा रही है, ये ए से जस्ट पीछे वाली वैल्यू हो गई, तो ये वाली वैल्यू 4 को जा रही है। ए की वैल्यू किसको जा रही है, ए की वैल्यू आपकी 3 को जा रही है, डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो ये देखने पे समझ आ रहा है एल एच डी आपका माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। आर एच डी पे आते हैं, आर एच डी क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू किसको जा रही है, ये वाला पॉइंट है ए प्लस एच, तो ए प्लस एच की वैल्यू 5 को जा रही है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 3 को जा रही है, तो 2/0 ये किसको जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे, ए माइनस एच कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। ए माइनस एच को ए से ज्वाइन किया, ठीक है, और इसकी स्लोप देखो, इसकी स्लोप प्लस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज बना रही है। तो अगर प्लस एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी तो क्या बनेगा, प्लस एक्स एक्सिस से अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी तो स्लोप क्या बनेगी, नेगेटिव ही तो बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए एल एच डी क्या हो गया, इसका माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब आर एच डी से देखते हैं, इसको अगर आप इससे ज्वाइन करोगे तो आपका अब क्या बन रहा है, देख रहे हो, इस डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो ये वाला स्लोप क्या बन रही है, एक्यूट बन रही है, ये जो एंगल बन रहा है एक्यूट बन रहा है, इसलिए जो आर एच डी बनेगा उसका स्लोप क्या बनेगा, प्लस इन्फिनिटी। तो इन 3 डायग्राम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि हम ग्राफ को देख के भी डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर उसमें ब्रेक है कि भाई उसकी एल एच डी इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी, आर एच डी इन्फिनिटी होगी कि माइनस इन्फिनिटी होगी या फाइनाइट होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक फंक्शन हमारे पास सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन कहने का मतलब है एक तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन ये सब नहीं आने चाहिए, और वो पॉलिनॉमियल फंक्शन हो, ट्रिको फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो, लॉग हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कई बार क्या होता है ना कि प्रॉब्लम अगर सिंपल फंक्शंस का है तो वो बड़ा जल्दी भी हो जाता है, ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है हमें एल एच डी आर एच डी लगाना पड़े, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही है कि एल एच डी आर एच डी ना लगाए बिना भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
देखो LHD RHD तो आपकी बेसिक डेफिनेशन है ही, तो उससे तो क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। बट कई बार क्या होगा, क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं कि LHD RHD को स्किप भी कर सकते हैं। तो वो कब स्किप कर सकते हो, जब आपका फंक्शन क्या होगा, सिंपल होगा और कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर आपका फंक्शन सिंपल है और कंटिन्यूस है तो आप LHD RHD को स्किप करके डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, क्या बोला हुआ है, अगर फंक्शन सिंपल है, मतलब उसमें लॉग वाली टर्म हो सकती है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हो सकती है, पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रिगो हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके LHD RHD निकाल सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूटी जरूर चेक करनी है, अगर वो चेक नहीं करोगे तो गलती हो सकती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इस फंक्शन में f of x दिया हुआ है, x स्क्वायर फॉर x लेस देन 1, x क्यूब फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 अगर आप चेक करोगे, अब तो जल्दी जल्दी निकाल लेते होगे आप लोग। LHL कैसे करोगे, 1 के पीछे चेक करना है तो 1 की पावर 2 विच इज़ 1 ओनली। ठीक है, RHL चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1 ओनली। f(1) चेक करोगे तो इक्वालिटी देखोगे, वो विच इज 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1 ओनली। तो ये फंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस दिख रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(1) आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा था आपको, अब फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है और पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव से भी आपको LHD RHD मिल जाएगा। तो जब आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, या f' भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो x लेस देन 1 के लिए इसका ये तो डोमेन है, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन का। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x। x इक्वालिटी नहीं लगानी है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x के। इक्वालिटी हम इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि जो मेरा फंक्शन है वो 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर वो 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, मतलब f'1 एग्जिस्ट कर रहा है, तब आप इक्वालिटी लगा सकते हैं। इक्वालिटी मतलब लेस देन 1 पे लगा दोगे या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे लगा दोगे, इक्वल टू लगा दोगे, प्रोवाइडेड f'1 जो है LHD और RHD में दोनों में सेम आ रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, तो पहले चेक करेंगे। अब LHD के लिए हम क्या चेक करेंगे, LHD के लिए क्योंकि फंक्शन ये कंटिन्यूस है और सिंपल है, तो LHD के लिए क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1 क्या वैल्यू पुट कर देंगे, जो 1 से पीछे वाला है, क्योंकि 1 से पीछे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलता है, तो 2 इंटू 1 ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। RHD के लिए क्या चेक करोगे, एट x इक्वल टू 1 कौन सा फंक्शन यूज करोगे, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3x के यूज करोगे तो 3 इंटू 1/2 ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन का 1 पर LHD 2 है और 1 पे RHD 3 है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपके फंक्शन सिंपल होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारे फंक्शंस पे अप्लाई नहीं होता है, जैसे इसका एक एक्सेप्शन है, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर साइन 1/x, ये एक्सेप्शन है इस एट x इक्वल टू 0 अगर हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इस पर मतलब ये f' से ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने बहुत क्लियरली आपको स्टेट कर रखा है कि फंक्शन आपका सिंपल होना चाहिए। ठीक है, जनरली पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक रहे, बट ऐसे 1/x वाली टर्म जब भी आ जाएगी वो तो उसका तो 0 पर ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए उसमें गड़बड़ होता है। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन हो, दूसरा फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो क्या होगा। इसमें f of x गिवन है, फॉर x लेस देन 1 इट इज x स्क्वायर बाई 2, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x क्यूब बाई 3। अब सपोज आपने कंटिन्यूटी इसकी चेक नहीं करी और आपको एक रूल याद था कि भाई हमें तो बताया गया है कि डेरिवेटिव लेने पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो f' अगर आप निकालोगे तो क्या लिख दोगे कि भाई ये तो बन गया हमारे पास 2x बाई 2 फॉर x लेस देन 1 एंड 3x स्क्वायर बाई 3 फॉर x ग्रेटर देन 1। समझ आया, क्या किया हमने, डेरिवेटिव ले लिया, फॉर x लेस देन 1 क्या बन गया, x का डेरिवेटिव 2x, 1/2 तो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाता है डेरिवेटिव के, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो हुआ क्या, ये f' जो है ये हमारे पास x बन जाएगा फॉर x लेस देन 1, x स्क्वायर बन जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 1। इतना समझ आ गया, तो f' आ गया x फॉर x लेस देन 1, x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 1। अब आप एट x इक्वल टू 1 अगर LHD निकालोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। RHD निकालोगे तो 1 की पावर 2 1 आ जाएगा और आपको लगेगा कि भाई LHD और RHD तो दोनों बराबर आ गए तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बट ये करना गलत हो गया। ये करना गलत क्यों हो गया, क्योंकि आपने इसकी कंटिन्यूटी तो पहले चेक ही नहीं करी। मैंने आपको ये बताया ये मेथड तभी लगाना है जब आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अगर आप इसमें LHL चेक करते हो तो LHL आपका 1/2 है,
RHL चेक करोगे वो 1/3 है, f(1) चेक करोगे तो वैल्यू भी 1/3 है। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें ये मेथड लगाने से पहले कंटिन्यूटी जरूर चेक करनी है। दिस फंक्शन f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 1। हम ये डायरेक्टली बोल सकते थे बिकॉज दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 1। ये बात क्लियर हो गई सब लोगों को? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जैसे f(x) और g(x) अगर दो फंक्शन हैं और दोनों किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम, उनका जो डिफरेंस है और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट a के ऊपर से मान लो फंक्शन भी f भी डिफरेंशिएबल है और g भी डिफरेंशिएबल है, तो इनका सम क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, और इनका डिफरेंस भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? वो भी डिफरेंशिएबल होगा। ये आप बहुत ईजिली सोच सकते हैं। जैसे मान लो इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए मैंने ऐसे मान लिया कि एक फंक्शन है f(x) जो कि डिफरेंशिएबल है, तो इसका LHD और RHD दोनों फाइनाइट आएंगे। तो मान लेते हैं a आ रहा है और ये भी a आएगा, लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव भी a आएगा। और gx मान लेते हैं, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? b आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आ रहा है? b आ रहा है। तो होगा क्या, जब आप f(x) प्लस g(x) निकालोगे तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? a प्लस b आ जाएगा, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आ जाएगा? a प्लस b आ जाएगा। क्लियर हुई ये वाली बात? तो f(x) प्लस g(x) तो पक्का से क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव का रूल थोड़ा सा अलग होता है, उसमें ऐसा आता है fg' प्लस gf'। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा? अगर दोनों डिफरेंशियल फंक्शन है तो अगर आप उनका मल्टीप्लिकेशन लोगे तो वो भी पक्का से डिफरेंशिएबल आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि इसकी वैल्यू भी फाइनाइट है ना, उस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू भी फाइनाइट है और g' भी हमारा निकल कर आ ही रहा है। ठीक है, इसकी भी फाइनाइट है, f' की वैल्यू फाइनाइट है। तो दोनों साइड से फंक्शन जो होगा, क्योंकि कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा? डिफरेंशिएबल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनका जो सम आएगा वो पक्का से नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। कैसे? आप इसको ऐसे सोच सकते हो सेकेंड पॉइंट को, कि मान लो f हमारा डिफरेंशिएबल है तो इसका LHD मान लेते हैं a आया, और RHD भी क्या आया? हमारे पास a आ गया। और g हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसका LHD हमारे पास मान लो b आ गया, और RHD इसका c आ गया। ठीक है, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल था। तो जब आप इसको ऐड करोगे f प्लस g को, तो उसमें क्या होगा? जो आपका LHD आएगा वो तो कितना आ जाएगा? a प्लस b आ जाएगा, और जो RHD आएगा वो क्या आ जाएगा? a प्लस c आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए वो क्या आ जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो इनका सम हमेशा क्या आएगा? नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। अच्छा, प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो f लिया मैंने mod x, ठीक है, और g ले लिया हमने x। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है, जीरो पे बात कर रहे हैं, एट x = 0, ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल। स्वैप कर सकते हो, उसमें एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं, और ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लो आप, f इंटू जी किसके बराबर आ जाएगा? x mod x। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -x² फॉर x लेस देन 0। ठीक है, x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा -2x फॉर x लेस देन 0, 2x फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसका LHD आपके पास कितना आ रहा है? -2 इंटू 0, -2 इंटू 0 जो कि 0 है, और RHD कितना आ रहा है? 2 इंटू 0 जो कि वो भी क्या है? 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, ऐसा अब हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस f की जगह पर mod x जो लिया हुआ है मैंने, g की जगह पे x की जगह पे x-1 ले लेता तो ये नॉन डिफरेंशिएबल आ जाता। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक डिफरेंशिएबल है एक नॉन डिफरेंशिएबल है, उनका सम और डिफरेंस तो पक्का से नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, बट जो प्रोडक्ट है दिस इज मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, हो सकता है वो डिफरेंशिएबल आ जाए और हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना आए। अब आते हैं कि अगर मेरा f भी नॉन डिफरेंशिएबल है और g भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा? इसमें मे और मे नॉट भी आएगा, मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल। ठीक है,
अभी एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिमिलरली जब प्रोडक्ट लेंगे उसमें भी ऐसा आ जाएगा, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसको हमेशा बेटर है कि हम सॉल्व करके ही चेक करें। तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या है, थर्ड या हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ये, कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो है वो भी नॉन डिफरेंशिएबल है। मान लेते हैं, मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लिया, मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0, ठीक है, मॉड एक्स माइनस 1 इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। बट जब आप इन दोनों का सम लोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सम इसका लिया आपने तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 -1 विच इज -1। अब -1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन विच इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो दो नॉन डिफरेंशिएबल को ऐड करने पर क्या आ गया आपके पास, डिफरेंशिएबल आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने एफ ऑफ एक्स ले लिया मॉड एक्स और जी एक्स आपने ले लिया मॉड एक्स प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 मॉड एक्स प्लस 1। अब ये नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब वही हो गया कि अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल है और दूसरा भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो उनका सम डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। अब प्रोडक्ट पर आते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स ले लिया माइनस मॉड एक्स। ठीक है, अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो एक नॉन डिफरेंशिएबल लिया, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल लिया, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। ऐसे अगर आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आपने एफ ऑफ एक्स ले लिया मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स ले लिया आपने मॉड एक्स प्लस 1। अब ये नॉन डिफरेंशिएबल, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, एफ इंटू जी, इन दोनों के प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स आ जाएगा। ये मॉड एक्स के कारण नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0। सो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो उन दोनों का सम हो सकता है डिफरेंशिएबल हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल हो। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट। इस टेबल में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके सोच सकते हैं। जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं ना, भाई दोनों डिफरेंशिएबल को ऐड करूँगा तो एल एच डी आर एच डी दोनों का सेम होगा, एफ का एल एच डी और आर एच डी सेम होगा, जी का भी एल एच डी और आर एच डी सेम होगा। तो जब ऐड करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा दोनों केस में। तो वो क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल बनेगा। और ज़्यादा अच्छा तरीका कि एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको जल्दी ध्यान में रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकल टेंजेंट का। एक फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट कहने का मतलब है जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ठीक है, तो उसकी स्लोप क्या होती है, या तो प्लस इन्फिनिटी होती है माइनस इन्फिनिटी होती है। तो हम किसी भी फंक्शन का एक पॉइंट के ऊपर बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ राइट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव साइमल्टेनियसली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव साइमल्टेनियसली गिव्स द वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आए और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आए। ठीक है, और क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आए और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्लस इन्फिनिटी आ जाए और एक माइनस इन्फिनिटी आ जाए, उस केस में हम वर्टिकल टेंजेंट को एग्जिस्ट नहीं कराते हैं। ठीक है, देख ली बोथ केसेस में आपको ये बताया कि फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो क्या कंडीशन है कि भाई स्लोप क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो स्लोप प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की डिस्कशन हो रहा है, तो हम वर्टिकल टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो एक फंक्शन का किसी पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट कब आएगा, जब दोनों तरफ से या तो स्लोप प्लस इन्फिनिटी हो या दोनों तरफ से स्लोप इसका क्या हो, उस पॉइंट के ऊपर माइनस इन्फिनिटी हो। अब एग्जांपल चेक करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, दोनों तरफ से डिफाइंड है। ठीक है, प्लस पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकता है और नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है। ठीक है, तो अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1/3 एक्स रेश द पावर 1/3 माइनस 1 विच इज 2/3। तो ये एक्स रेश द पावर 2/3 हो जाएगा। अगर आप इसमें 0 प्लस पुट करते हैं तो विच इज h, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1/3 एच रेश द पावर 2/3। तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा। ठीक है, 0 माइनस पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/3 माइनस एच रेश द पावर 2/3। बट क्योंकि इसकी पावर में माइनस एच की पावर में 2 है तो वो उसको क्या कर देगा, प्लस इन्फिनिटी ही कर देगा। तो इसकी स्लोप दोनों तरफ से क्या जा रही है, प्लस इन्फिनिटी जा रही है। तो इसीलिए y इज इक्वल टू एक्स रेश द पावर 1/3 हैज़ वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, हम x इक्वल टू 0 पर ही डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि वहीं पर इसकी स्लोप इन्फिनिटी आएगी। अच्छा, अब इसका ग्राफ अगर आपको थोड़ा सा पता हो
नहीं भी पता है तो देखिएगा आराम से। ये वाला जो ग्राफ जाता है वो कुछ इस शेप का बनता है इसका। ये एक्स क्यूब का इन्वर्स है, तो एक्स क्यूब का मिरर इमेज है अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसकी जो वर्टिकल जो टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पे, जीरो पे अगर आप देख रहे हैं स्लोप दोनों तरफ से प्लस इन्फिनिटी आ रही है, तो वो ऐसी वर्टिकल लाइन बनेगी। तो ये वाई एक्सिस ही बनेगा जिसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जो लाइन बन रही है हमारे पास, यही इसकी वर्टिकल टेंजेंट है। बट अच्छी बात क्या है कि दोनों तरफ से इसकी स्लोप कितनी आ रही है, प्लस इन्फिनिटी आ रही है, इसलिए इस केस में वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 2/3। अब इसमें क्या है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2/3 एक्स रेज़ टू द पावर 1/3। अब होगा क्या, जब आप इसमें 0 प्लस पुट करेंगे वो तो प्लस इन्फिनिटी दे देगा, बट जब आप 0 माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी देगा। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 2/3 हैज़ नो वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। अब इसको ग्राफ से भी देखने की कोशिश करते हैं। तो जो इसका ग्राफ बनता है, क्योंकि x रेशियो पर 2/3 है तो पॉजिटिव रहने वाला है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये ग्राफ कुछ हमारा इस शेप का बनता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप इसकी टेंजेंट बनाएंगे, अगर आप राइट हैंड साइड से देखेंगे तो इसकी टेंजेंट कुछ ऐसी फाइनाइट स्लोप की बनेगी। तो राइट हैंड साइड से हम 0 प्लस पे देख रहे थे तो एक्यूट एंगल स्लोप है, तो ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो अगर प्लस एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो दोनों स्लोप क्योंकि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग हैं, इसलिए इसमें वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब जो इस लेक्चर में हमने देखा है उसी के ऊपर बेस्ड कुछ और 2-3 एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ऑन x बिलोंग्स टू r, तो ये इंटरवल पर चेक करने वाली बात हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे सिग्नम को आप जानती हो x लेस देन 0 के लिए सिग्नम क्या होता है, -1, तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ x - 1, ठीक है। तो x लेस देन 0 पे x - 1 लीनियर फंक्शन है, 0 से पीछे इसकी डिफरेंशिएबल हमेशा होगा, 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो 0 पे चेक करना पड़ेगा। 0 से π/2 में -1 + sin x भी हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, एंड पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा जहाँ पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। cos x भी π/2 से आगे हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, π/2 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करो, तो एट x इक्वल टू 0 चेक करो ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो 0 पर LHL की वैल्यू कितनी आ रही है, LHL वैल्यू -1 आ रही है, RHL वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पर -1 आ रही है, और f(0) भी -1 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है। एट x इक्वल टू π/2 चेक करते हैं, एट x इक्वल टू π/2 LHL निकालेंगे तो -1 + sin x यूज़ होगा, तो -1 + 1 LHL की वैल्यू 0 आ गई, RHL cos π/2 0 हो गया, f(π/2) इज ऑल्सो 0, तो ये कंटिन्यूस तो है, तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अब क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है और कंटिन्यूस है, तो LHG RHG निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो f' लिखते हैं। तो f' लिखेंगे तो क्या होगा, 0 से पीछे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x फंक्शन है, -1 + sin x का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x। अब बस इक्वालिटी अभी नहीं लगानी है, इक्वालिटी हम बाद में लगाएंगे अगर फंक्शन 0 और π/2 पे डिफरेंशिएबल होगा। cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -sin x, ये बन जाएगा π/2 से लेकर x से इन्फिनिटी। अब आप चेक करो, ठीक है, 0 पर वैल्यू चेक करो, 0 पर एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 LHD हमारा कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, RHD भी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल है 0 पर, इसीलिए इक्वालिटी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब π/2 पे चेक करते हैं, तो एट x इक्वल टू π/2, ठीक है, LHD निकालो, LHD कितना आ रहा है हमारे पास, cos π/2 0, RHD निकालेंगे तो कितना आ रहा है, -1। अब यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए आप इक्वालिटी भी नहीं लगा पाओगे। तो अब हम ये बोल सकते हैं ये जो ओवरऑल फंक्शन है, ओवरऑल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन x बिलोंग्स टू r - π/2। क्लियर हो गया, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन x बिलोंग्स टू r - π/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इंटरवल पे अब आपको समझ आया होगा कैसे चेक करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें f(x) दिया हुआ है a + bx² फॉर x लेस देन 1, 3ax - b + 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1, तो हमें a और b को निकालना है। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले कंडीशन क्या लगाएंगे, एट x इक्वल टू 1 f(x) इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या डेफिनेशन आती थी, LHL शुड बी इक्वल टू RHL इक्वल टू f(1), ठीक है। तो LHL कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दूँ a + b
एल चला आएगा क्योंकि 1 से पीछे ये वाला फंक्शन है। आर एच एल कितना आएगा 3a माइनस बी प्लस 2, तो इसमें 1 पुट कर दिया इस वाली टर्म में, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी इसी के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ये b को उधर ले जाओ तो 2b माइनस 2a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी b माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारी कंटिन्यूटी कंडीशन आ गई। अब क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंशियल बता ही रखा है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ले देते हैं। डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो x लेस देन 1 के लिए डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, a का डेरिवेटिव 0, bx का डेरिवेटिव 2bx, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल है, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस बी प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब क्योंकि एट x इक्वल टू 1 डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल है, एल एच डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू फाइनाइट होगा। ठीक है, तो 1 के ऊपर अगर हम देखें तो एल एच डी हमारे पास कितना आ रहा है 2b, और आर एच डी आ रहा है 3a, और ये दोनों वैल्यू हमारी फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक कंडीशन हमारे पास और आ गई कि 2b इज इक्वल टू 3a, तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3a/2, तो कंडीशन आ जाएगी मेरे पास 3a/2 माइनस a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया हमारे पास a/2 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमारे को मिल गई 2, और इसको इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू हमारे इस प्रॉब्लम में 2 आ जाएगी, तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 इज द आंसर फॉर दिस फंक्शन, जिसके कारण ये फंक्शन क्या बनेगा हमारा, कंटिन्यूअस भी बनेगा और डिफरेंशियल भी बनेगा। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ करली ब्रैकेट साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, पहले तो ये फंक्शन बनाना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो फंक्शन है, इन दोनों में से एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर आपको मैक्सिमम उठाना होगा साइन एक्स और कॉस एक्स में से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो से मैंने ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो 0 से पाई में आपको पता है ये इस टाइप का रहता है, π/2 पे 1 रहती है इसकी वैल्यू। ठीक है, पाई से 2 पाई में ये नेगेटिव रहता है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। इसके आगे हमें बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। नेक्स्ट मैं अब बना रहा हूँ कॉस एक्स का, वो 0 पर 1 रहता है, ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, π/2 पे 0 को जाएगा और पाई पे -1 को जाएगा, 3 π/2 पे 0 को जाएगा और 2 पाई पे 1 को चला जाएगा। तो ये जो ब्लू से मैंने बनाया है वो हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और जो हमने रेड से बनाया है वो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम बनाना है। तो मैक्सिमम हम कैसे बनाएंगे, मैक्सिमम बनाने का मतलब हो गया कि अब मैं ये देखूंगा कि जैसे अगर x इक्वल टू 0 पे हम चेक करें, वर्टिकल लाइन पर चेक करना है एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पर, अगर पर्टिकुलर x की वैल्यू पर देखोगे तो यहाँ पर cos x की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, फिर अगर आप उससे आगे थोड़ा सा आगे आओगे 30 डिग्री पर, उस पर भी कॉस की वैल्यू मैक्सिमम है। 45 पे दोनों की वैल्यू बराबर है तो वही मैक्सिमम हो जाएगी। π/2 पे अगर हम चेक करें तो π/2 पर क्या होगा, साइन की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, पाई पर भी साइन की वैल्यू मैक्सिमम है क्योंकि cos x तो नेगेटिव है। तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि इसको अगर मैं शेड करने की कोशिश करूँ तो जो भी हर एक x की वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें पिक करते रहना है। तो जो ग्राफ ऊपर होगा बेसिकली वो आपको पिक कर लेना है। तो आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ तक, तो 0 से लेकर 2 पाई तक का आपको चेक करना था। तो ये जो मैंने अभी ब्लैक से बनाया है, जो ऐसे करली शेड कर दिया है, ये हमारा ग्राफ हो गया मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का। समझ आ गए। ठीक है, अब आपको चेक करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए बेसिकली आप बस ये देखें कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ कहाँ पे पॉइंटेड बन रहा है, अभी तो ये देखेंगे। ठीक है, तो जैसे cos x का ग्राफ है 0 पर तो एकदम स्मूथ सा ग्राफ होता है, आपको पता होगा इस टाइप का स्मूथ सा ग्राफ होता है। तो ये तो यहाँ पर तो डिफरेंशिएबल है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंटेड बन रहा है, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यहाँ तक स्मूथ कर्व आ रहा है क्योंकि ये वाला ग्राफ तो साइन का ही चलता आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, फिर ऐसे स्मूथ सा ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, तो क्लोज 0 से 2 पाई पे अगर आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। एट 2 पॉइंट्स इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा, अगर वो वाले पॉइंट्स अगर हमसे पूछे जाएं तो एक पॉइंट तो हमारा हो गया π/4 जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 5π/4। समझ आ गया होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है।